वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी त्रिपल पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इतिहास को पढ़ रहे थे। हमने कल देखा था मौर्य वंश, जिसमें हमने अशोक को पढ़ा था, तो थोड़ा इसमें रह गया था, तो इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने बताया था स्तंभ लेख हमारा रह गया था। हमने आप लोगों को अशोक के अभिलेख बताए थे, जिसमें हम शिलालेख बताए थे। कितने टोटल शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। स्तंभ लेख कितने थे? 17 थे। गुहा लेख कितने थे? 3 थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमारा ये रह गया था स्तंभ लेख के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। रोमन देय अभिलेख जो क्या था, अरमाइकी लिपि में था। यह क्या था? सबसे छोटा था। तो रोमन देय अभिलेख कहाँ पाया गया है? अफगानिस्तान में। किस लिपि में? अरमाइकी लिपि में। और मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान में पाए गए हैं वो खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। और खरोष्टी लिपि की विशेषता क्या है? ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, जैसे इधर से इधर लिखी जाती है। समझ में आ गया। और फिर जो भारत में पाए गए हैं अभिलेख, मतलब समानतः सब किस में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अफगानिस्तान में जो पाए गए हैं अरमाइकी लिपि में है। ठीक है, और रोमन देय सबसे छोटा है। फिर दूसरा हमारा था कौशाम्बिक अभिलेख, जो उत्तर प्रदेश में पाया गया था। इसमें क्या था कि जो अशोक की पत्नी कारुबाकी है, उनके दान की चर्चा है। और इसी कौशाम्बिक अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि रानी अभिलेख किसे कहा जाता है, तो कौशाम्बिक अभिलेख को ही रानी अभिलेख कहा जाता है। और कौशाम्बिक जो अभिलेख था, इसको अकबर ने क्या कहा? अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो देखिए इसमें बै से कौशाम्बिक, बिक से अकबर, अकबर से रिलेट कर दीजिएगा कि कौशाम्बी अभिलेख को क्या किया था? अकबर ने इलाहाबाद स्थापित किया था। ठीक है, फिर दिल्ली टोपरा, यह कहाँ पे था? हरियाणा में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको कहाँ लेते गया? दिल्ली लेते गया। ठीक है, ये दिल्ली टोपरा कहाँ था? हरियाणा में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली में लेते गया। 3 हो गया हमारा। अब देखिए हमको देखना अपना चौथा अभिलेख, स्तंभ लेख। तो देखिए चौथा जो हमारा स्तंभ लेख था मेरठ में था। ये मेरठ के यूपी में था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसको भी दिल्ली उठा ले गया। तो किसको ले गया था? दिल्ली के टोपरा अभिलेख को, और फिर इसको मेरठ अभिलेख को ये फिरोज शाह तुगलक ने कहा? दिल्ली ले गया। ठीक है, फिर ये देखिए 5वां हो गया रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये कहा था? बिहार के चंपारण में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। टोटल गुहा लेख कितने हैं? 3 है। जो गुफाओं में लिखा जाता है उसको क्या गुहा लेख कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने ही बनवाया था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक के स्तूप को किसने नष्ट किया था? पुष्यमित्र शुंग ने इसको क्या किया था? तोड़वा दिया था। ठीक है, फिर आगे हमको पढ़ना है अब गुप्त वंश। गुप्त वंश में हमारे किसके बारे में? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो हम सबको एक बार देख लेंगे। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। एग्जाम में हमारे पूछ लें स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। समझ में आ गया। इस काल के लोग क्या थे? वैश्य के उपासक थे, जिसको विष्णु उपासक कहा जाता है। ये वैश्य थे और विष्णु उपासक थे। समझ में आ गया? क्या थे ये? वैश्य थे और विष्णु उपासक थे। उस समय इनकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए पहले आते हैं, इसके पहले शासक कौन थे? श्रीगुप्त इसका पहला शासक था। इसे गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। एग्जाम में हमारे पूछ ले गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो फिर ये श्रीगुप्त थे। उसके बाद घटोत्कच आता है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और फायान इसी के शासनकाल में आया था। ठीक है, पहला चीनी यात्री फायान था। ठीक है, फिर कुमारगुप्त के बारे में दिया है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे? संस्थापक थे। फिर स्कंदगुप्त आते हैं, जिन्होंने हूणों का आक्रमण किया। समझ में आ गया इतना? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं गुप्त वंश का स्रोत हमको कहाँ से मिलता है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति से हमको क्या मिलता है? गुप्त वंश का जो स्रोत मिलता है, तो हरिसेन थे। इनके क्या थी? प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने लिखा था। इसमें क्या गुप्त वंश के बारे में है। फिर फायान ने फाक्यूकी लिखा, इससे गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। फिर भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जो हमारे पेट में पूछा हुआ था कि ये सती प्रथा का उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमको क्या मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम विशाख दत्त, जो ये विशाख दत्त थे, इनका एक पुस्तक था देवी चंद्रगुप्तम, से भी हमको गुप्त वंश का जानकारी मिलता है। ठीक है, फिर गुप्त वंश की दरबारी भाषा क्या था? संस्कृत था। इतनी समय गरुड़ मुद्राएं फेमस थी। एग्जाम में हमारे पूछ लेगा कि गरुड़ मुद्राएं किसके शासनकाल में थी, तो गुप्त वंश की। ठीक है, शतरंज खेल का प्रारंभ गुप्त वंश के ही समय हुआ।
और शिक्षा का केंद्र और व्यापारिक केंद्र उस समय क्या था, उज्जैन था। इतना समझ में आ गया। भाषा संस्कृत थी, गरुड़ मुद्राएं फेमस थी, शतरंज खेल इसी गुप्त वंश में ही स्टार्ट हुआ जिसको चतुरंग कहा जाता है। शिक्षा का केंद्र उज्जैन और व्यापारिक केंद्र भी क्या था, उज्जैन था। ठीक है, फिर हम देखते हैं वास्तविक संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 AD से लेकर 334 AD मतलब ईस्वी तक थे। ठीक है, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। इसने क्या चलाया था, गुप्त संवत। एग्जाम में हमारे पूछ ले गुप्त संवत किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब, 319 से 320 ईस्वी में ही क्या किया था, इसने प्रारंभ किया था। ठीक है, चांदी का सिक्का भी इसी ने चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। ठीक है, फिर इसका पुत्र आता है समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल 335 से लेकर 375 AD तक है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पेट के सिलेबस में दिया है। ये किसका पुत्र था, कुमार देवी का पुत्र था। यह खुद को लिच्छवी दहित्र कहलाता था क्योंकि इसकी माँ लिच्छवी वंश की थी, तो इसी वजह से ये लिच्छवियों का नाती कहता था, दहित्र को नाती कहा जाता। ठीक है, लिच्छवी दहित्र कहता था। इसके बचपन का नाम क्या था, कांच किसके बचपन का नाम था, समुद्रगुप्त के। ठीक है, इसका नीति कैसा था, आक्रामक तथा विस्तारवादी नीति था इसका। विस्तारवादी मतलब यह अपना क्षेत्र को बढ़ा रहा था, इस वजह से इसकी नीति कैसी थी, विस्तारवादी नीति थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक मिनट, देखिए, भारत का नेपोलियन इसको किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा है, W स्मिथ ने कहा। ठीक है, W स्मिथ ने इसको क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। पुराण में समुद्रगुप्त को घोड़ा कहा गया है। पुराण में यह कहा गया है समुद्रगुप्त का घोड़ा जो था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, अर्थात समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र था उसको इसने जीत लिया था। समझ में आ गया इतना। उसके बाद गुप्त वंश का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ। और एग्जाम में हमारे पूछ ले किसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्र से समुद्र रिलेट कर लीजिएगा। और देखिए, इसने क्या किया था, बीड़ा बजाते हुए सिक्के जारी किए। इसे कविप्रिय या कविराज की उपाधि मिली थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ठीक है, यह जो इलाहाबाद में है, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, इलाहाबाद में है। इसके हमको क्या, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी मिलती है। ठीक है, और किस नामक काव्य से भी इसकी जानकारी मिलती है। हर्षश्रेष्ठ क्या था, इसका दरबारी कवि था। अभी मैंने बताया था हर्षश्रेष्ठ इसका दरबारी कवि था। इसने क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त ने विजय अभियान अपने कितने चरण में किए, 5 चरण में। एग्जाम में हमारे पूछ ले कि विजय अभियान इसने कितने चरण में किए, 5 चरण में किए। ये किस में लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति में ही लिखा गया है। ठीक है, पहला इसने क्या किया था, आर्यावर्त का विजय किया था। इसमें 9 + 3 राज्यों को, मतलब 12, 9 + 3 जोड़ेंगे तो 12 राज्यों को जीता था आर्यावर्त के साइड में। फिर दक्षिणापथ के साइड में भी 12 राज्यों को इसने जीता था। इसने कौन सी नीति अपनाई थी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति इसने अपनाई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हर्षश्रेष्ठ किसका दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का था। ठीक है, और इसके अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इसे कविप्रिय या कविराज की उपाधि धारण की थी। बीड़ा बजाते हुए सिक्के ने इसी ने जारी किया था। ठीक है, फिर प्रचलित सिक्का मयूर शैली का भी सिक्का इसी ने जारी किया। देखिए, 2 सिक्का, मयूर शैली का सिक्का और बीड़ा बजाते हुए सिक्का समुद्रगुप्त ने ही। ठीक है, फिर अगला शासक आया चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 375 ईस्वी से लेकर 415 AD तक है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद ये देखिए, अब देखिए इसके बारे में देखिए, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त बनता है शासक, जो एक अयोग्य रहता है। ठीक है, रामगुप्त की पत्नी क्या होती है, ध्रुव देवी होती है। तो ये क्या करती है, ध्रुव देवी, और ये इसी का भाई, देखिए रामगुप्त का भाई कौन होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त द्वितीय, ये रामगुप्त, ये दोनों भाई रहते हैं। और रामगुप्त की पत्नी कौन होती है, ध्रुव देवी होती है। ठीक है, क्या करते हैं, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर क्या करते हैं, रामगुप्त की हत्या कर देते हैं। समझ में आ गया। देखिए, रामगुप्त की पत्नी जो ध्रुव देवी थी और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर क्या करते हैं, रामगुप्त की हत्या कर देते हैं। उसके बाद क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय शासन संभालने लगता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी। और ये किस में लिखा है, विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में लिखा है। एग्जाम में हमारे पूछ ले किस पुस्तक में लिखा है, तो विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से यह हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही रामगुप्त की हत्या की थी। ठीक है, इसने शकों का अंत कर दिया, इसलिए इसने सकारी की उपाधि ली। शकों का अंत किसने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वही इसने क्या किया, विक्रमादित्य द्वितीय की भी उपाधि ली। तो देखिए, इसी को क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इसी को सकारी भी कहा जाता है। इतना याद रखिए, सकारी और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। ठीक है, इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में 9 विद्वान थे जिसको नवरत्न कहा जाता है। चलिए हम नवरत्न को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये।
पहले कौन थे? कालिदास थे, जो संस्कृत लेखक थे। इन्होंने क्या लिखा? मालविका मित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम। क्या लिखा? मालविका मित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम। याद कर लीजिएगा आप लोग। अमरदास क्या थे? एक कवि थे। बारहमिहिर एक खगोलविद, वैज्ञानिक, गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या लिखा? बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखा। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखा किसने? बारहमिहिर, जो खगोलविद और वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। ठीक है। छपड़क क्या थे? ज्योतिष थे। धन्वंतरी क्या थे? चिकित्सक थे। एग्जाम में पूछा धन्वंतरी कौन थे? तो एक चिकित्सक थे। वरुरुचि कौन थे? वास्तुकार थे। उसके बाद बेताल भट्ट, घटकबाण और शंकु जो क्या थे? एक वास्तुकार थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। छपड़क ज्योतिष थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, वरुरुचि वास्तुकार थे। ठीक है। बारहमिहिर खगोलविद, वैज्ञानिक, गणितज्ञ थे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम आगे देखते हैं। प्रथम चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? इन्हीं के शासनकाल में कौन आया था? प्रथम चीनी यात्री आया था फायान। 399 एडी में आया था और 414 एडी में गया था। ठीक है। कब आया था? 399 एडी में और 414 एडी में यह चला गया था। यात्रा विवरण किसमें लिखा? फाक्यूकी। ठीक है, फाक्यूकी। इसका यात्रा विवरण का पुस्तक का क्या नाम है? फाक्यूकी। किसने लिखा? फायान ने। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। फिर उसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बनता है। इसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय किसका? महायान शाखा का क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड। देखिए, एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। तो एक किसका था? महायान का। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए था? महायान शाखा के लिए था। ये इसको क्या कहा जाता है? महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक है। और विश्व का पहला महाविद्यालय कौन था? तो तक्षशिला था। ये वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में। विश्व का पहला विश्वविद्यालय किसको कहा जाता है? तक्षशिला को। वर्तमान पाकिस्तान में किसने बनवाया था? राजा तक्ष ने। ये इसको विश्वविद्यालय बना लीजिए। ठीक है। और देखिए, एग्जाम में एक चीज़ और पूछ लेता है कि हॉस्टल सुविधा देने वाला सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है। और इसको किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। आगे मैं बख्तियार खिलजी पढ़ाऊंगी तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, ये हमने बताया कि भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ये हमारे पेट में पूछा हुआ है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ये भी पूछा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जीर्णोद्धार अर्थात उसको फिर से पुनरुद्धार किसने करवाया? तो पहले अशोक ने करवाया, फिर उसके बाद रुद्रदामन ने करवाया, फिर स्कंद गुप्त ने करवाया। गुप्त वंश का कौन सा शासक करवाया था? तो स्कंद गुप्त ने करवाया था। और मौर्य वंश का अशोक ने करवाया था। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। समझ में आ गया। फिर स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हुड़ों को पराजित किया था और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अभी हमने बताया था ना कि स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो एग्जाम में हमारे ऐसे पूछ ले कि गुप्त वंश के किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो कौन करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है। फिर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम था, जिसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी, जिसको अवनी भी कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई सबसे बड़ी थी क्या थी? भुक्ति। देखिए, पहली थी देश, दूसरी थी भुक्ति। परामर्शदाता को अमात्य या राजा मात्य कहा जाता था। ना जोतने योग्य भूमि को खिल कहा जाता था। ना जोतने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? खिल कहा जाता है। और राजस्व का सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या था? भू राजस्व था, जो जिसका क्या 1/4 या 1/6 भाग लिया जाता था। भू राजस्व कर 1/4 था या 1/6 था। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल के किस समय हुआ था? ये गुप्त काल के समय क्या हुआ था? अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। ये भी हमारे पेट में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे पाई गई हैं? तो महाराष्ट्र में हैं। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त काल के वंश में हुआ था। ठीक है। पूछ लेगा एग्जाम में कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस वंश में हुआ था? तो गुप्त वंश में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। टोटल कितनी गुफाएं थी? 29। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। फिर 16, 17, 19 की जो 16, 17, 19 नामक जो है गुफाएं, ये गुप्त काल में ही मतलब पूरा बन के तैयार हो गया था। फिर एमपी में बाघ की गुफाएं, मध्य प्रदेश में क्या बनाया गया था? बाघ की गुफाएं बनाया गया था। किसके शासनकाल में? गुप्त काल के समय ही। ठीक है। गुप्त काल के समय ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। समझ में आ गया। और बाकी गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। इतना समझ में आ गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था। इतना आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इतना तैयार करते रहिए। जितने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आप लोग को बता दी है। ओके बाय, थैंक यू।